नमस्ते, छत्रपति शाहू जी महाविश्वविद्यालय से मैं मयूरी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़, वार्डन गंगा हॉस्टल एवं एनसीसी इंचार्ज। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराधा कलानी, एसोसिएट प्रोफेसर लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एवं चीफ वार्डन छत्रपति शाहू जी महाविश्वविद्यालय। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चमन कुमार, जो कि कानपुर सिटी हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट फिजिशियन हैं एवं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। और साथ ही हमारे यहाँ हमें आज एक कोरोना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जैसे कि न्यूज़ में चल रहा है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फिर से फैलने लग गया है, तो उसके विषय में आज हम सर से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। नमस्ते। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये वेव अन्य 3 वेव से किस प्रकार से भिन्न है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार फिर से। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे अभी तक की पहले की वेव्स थी कोरोना की, वो वैक्सीन लगने के पहले का एरा था। अब ये एरा वैक्सीन लगने के बाद का एरा है, जहाँ पे लगभग संपूर्ण भारत अपने 3 डोजेज़ वैक्सीन की लगा चुका है और वायरस के प्रति एक लाइव इम्यूनिटी पा चुका है। तो ये एरा उस एरा से अलग जाएगा, क्योंकि इसमें वायरस का असर उतना नहीं दिखेगा जितना पहले दिखता था। इसलिए इस वायरस से बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, डरना ज़रूरी नहीं है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस इस वेव के साथ जुड़े हुए हैं? कोरोना वायरस जो है एक आरएनए वायरस है, ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है, जैसे मैंने बताया। तो जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो फेफड़ों से जुड़ा होता है। हम इस बीमारी को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल इलनेस में डिवाइड करते हैं। माइल्ड इलनेस का मतलब है कि खांसी, बुखार, बदन दर्द होना, और उसके बाद अगर शरीर में लड़ने की क्षमता अच्छी है तो वो बीमारी वहीं स्थगित हो जाती है। अगर शरीर में लड़ने की क्षमता नहीं है तो फिर इस वायरस के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे सांस फूलना, ऑक्सीजन लेवल का कम होना, पसलियाँ चलना, बुखार का बने रहना, जिससे मरीज़ धीरे-धीरे क्रिटिकल हालत में जाता है। अगर उस समय भी उसको पूरा उपचार नहीं मिला, तो यह वायरस शरीर के अन्य अंगों में फैलता है, क्योंकि ये ब्लड पे असर करता है, हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, जिससे किडनी के काम करने की क्षमता कम होना, दिल में काम करने की क्षमता कम होना, हार्ट अटैक या ब्रेन में जाकर के ब्लड गाढ़ा होकर जमना, स्ट्रोक होने के कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा सकते हैं। लेकिन ये तभी देखे जा सकते हैं जब हम शुरुआती दौर में हम इसका उपचार न करें। अगले क्वेश्चन में मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगी हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए और शिक्षकों के लिए कि कोरोना से बचने के उपाय क्या-क्या हैं? जी, मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगा, हमारे बच्चों से, हमारे शिक्षकों एवं भाई-बहनों से, कि कोरोना से बचने का जो सबसे पहला उपाय है, वो है प्रिकॉशन। जैसे हम पहले करते थे, कोरोना ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। ये ड्रॉपलेट के ज़रिए जो हम छींकते हैं, जब हम थूकते हैं, तो जो हमारे छींक में कण निकलते हैं, उसमें ये वायरस होता है। ये एक प्रकार का आरएनए वायरस है, जो दीवालों पे, किताबों पे, कपड़ों पे, हैंडल्स पे, सीढ़ियों की रेलिंग पे जाके रुक जाता है, और इनके जीने की अवधि लगभग कुछ घंटों से कुछ दिनों की होती है। इसलिए जब भी हम चलते हैं तो ये हमारे हाथ-पाँव में लग जाता है, हमारे कपड़ों पे लग जाता है, जिससे एक से दूसरे को फैलता जाता है। तो जो सबसे पहला उपाय होगा कि हम इसे अपने शरीर में प्रवेश न करने दें, जिसके लिए हमें बार-बार हाथ धुलने की प्रक्रिया, सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया, घर में नहाने की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, जिससे ये वायरस मर जाए। इस वायरस को मारने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं, तथा साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 2 मिनट की अवधि का हैंड वॉश और हमारा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल इस वायरस को बहुत आराम से मार सकता है। तो जो पहला उपाय होगा हम जब सबके लिए, वो बार-बार सैनिटाइज़ेशन करना, हैंड वॉश करना। दूसरे तौर पे डिस्टेंस मेंटेन करना, कि जब हम छींक रहे हों, तो हमारे बीच की दूरी इतनी हो कि हमारे ड्रॉपलेट दूसरे के शरीर पे, कण पे, नाक पे न जा पाएँ। तीसरे तौर पे अगर किसी को भी बुखार, खाँसी ये लक्षण आते हैं, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट ले ले। चौथे नंबर पे अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन अपने आप में दिखता है, या जहाँ वो रह रहा है अगल-बगल उसको ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि किसी को कोरोना डिटेक्ट हुआ है और उसके बाद उसको वो लक्षण आ रहे हैं, जैसे साँस फूलना, ऑक्सीजन लेवल कम होना, पसलियाँ चलना, तो वो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले
ना कि जो है घरेलू उपचार करे, ना कि दवाई की दुकान पे जाके कोई टैबलेट लेके खा के इसको हल्के में ले। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे बच्चों के लिए हम सब के लिए अवेलेबल हैं। जी, ट्रीटमेंट अब हम उस दौर में हैं जहाँ पे कोरोना को आए टाइम हो चुका है, तो मल्टीपल ट्रीटमेंट इसके लिए आ चुके हैं जो पूर्ण रूप से सिद्ध भी हैं। जैसे एंटीवायरल जो सीधे वायरस को मारता है, एंटीबॉडी एजेंट्स, इम्यूनोमोड्यूलेटरी एजेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। जो सबसे कॉमन एंटीवायरल एजेंट्स यूज़ होते हैं, मोलनुपिराविर या रेमडेसिविर यूज़ होता है, जिससे वायरस को मारने की क्षमता रखता है। इसके अलावा जो रिसेंट ट्रीटमेंट है जिसमें एंटीबॉडी एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो ब्लड में जा करके वायरस के द्वारा बनाए गए चेंजेस, जो इन्फ्लेमेशन किया गए चेंजेस, जो ब्लड को गाढ़ा करने के चेंजेस हैं, ये उनको बदल देता है और कुछ ही समय में मरीज ठीक हो जाता है अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट चैनल को फॉलो करे। सर अगला क्वेश्चन है कि जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, क्या उनको कोरोना हो सकता है? क्या उनको भी बचाव के उपाय करने चाहिए? इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, ये आपने बहुत कठिन प्रश्न किया है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद अब ये पहला साल है जब हम लोग यहाँ वैक्सीन लगने के बाद सब कोई बैठे हैं, और जो वैक्सीन बनाई गई थी वो वायरस के आरएनए के खिलाफ, सीधे न्यूक्लिक एसिड के खिलाफ बनाई गई थी, जो पूर्ण रूप से कार्यरत है। लेकिन ये कह पाना कि हाँ वैक्सीन लगने के बाद वो इम्यूनिटी पूरी रहेगी या कोरोना नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत होगा, क्योंकि नहीं तो आदमी प्रिकॉशन से हट जाता है। तो मैं यही कहूँगा, जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, और वैक्सीन लगने के बाद भी जो प्रिकॉशन है उसको ज़रूर फॉलो करें। अपनी दूरी बना के रखें, हैंड सैनिटाइज करें, दूसरों को और पढ़ाएं इस बारे में, दूसरों को और अराउज़ करें कि ये प्रिकॉशंस लेने हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद होने के चांसेस कम हैं, पूर्ण रूप से ज़ीरो रहेंगे ये कह पाना मुश्किल होगा। धन्यवाद सर। इसके साथ ही हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वैल्यूएबल टाइम दिया, और हम ये भी आशा करते हैं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे सारे कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है उसके लिए ये लाभप्रद होगी। और इसी के साथ आई एम अगेन थैंकफुल टू यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम थैंक सर, यू। and Thank I'm you. also thankful to Mayuri madam for giving her time to us, and I'm thankful to our cameraman Mr. Shubham Shukla for his time also. So इसके साथ ही धन्यवाद।